डर लगने का मतलब ही यही है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं रिकग्निशन इल्यूजन। जैसे नए क्वेश्चंस का मतलब सिलेबस अलग नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एजुकेशन विदाउट नॉइज। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी कॉमन इन एवरी हाउस होल्ड एंड वी गेट टू हेयर दैट वेरी ऑफन कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आज हमारे साथ है प्रशांत सर एंड वी आर गोना ब्रेक दिस इल्यूजन टुडे। थैंक यू। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम बच्चों में नहीं होती, प्रॉब्लम उनके जो प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर है उसमें होती है। ओके सर, एक स्ट्रेट क्वेश्चन कि अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, प्रिपरेशन हो गई है, तब भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? ओके, तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट होना हम किसको बोल रहे हैं, प्रिपरेशन कंप्लीट होना हम किसको बोल रहे हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है कंप्लीशन और एक होता है कॉम्पिटेंस। कंप्लीशन में आता है कि जो भी आपके नोट्स थे वो आपने पढ़ लिया, जो सिलेबस था वो चैप्टर्स पढ़ लिया आपने, जो क्वेश्चन थे वो आपने सॉल्व कर लिए। बट कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सीख लिया, सो दैट आप उसको अप्लाई कर पाओ। क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपकी बुक में थे, वो सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे टू टेस्ट कि आपको बातें कितनी समझ आएंगी। तो जब आपको चीजें समझ आई होंगी उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। तो उससे आपसे कुछ भी पूछेंगे आप आंसर कर पाओगे। बट जब केवल आप चैप्टर पूरा करके बैठे हो, चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चंस कर लिए, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, और पता नहीं सिमिलर आए तो मैं आंसर कर पाऊंगा कि नहीं। और लार्जली बच्चों की पढ़ाई, लास्टली बच्चों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, वो कॉम्पिटेंस लेवल तक नहीं पहुंचते। और इसलिए ज्यादातर बच्चों में आप देखेंगे कि उन्हें लगता है कि पढ़ तो लिया है मैंने बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर एग्जाम के पहले डर लग रहा है। डर लगने का मतलब ही यही है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ओके, तो प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को लगता है कि उन्हें आता है बट उनको क्लैरिटी से एक्चुअल में समझ नहीं आया। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि बात है ना कि कॉन्सेप्ट समझ आना और आपको लगना कि समझ आया है, दो अलग अलग बातें हैं। कॉन्सेप्ट समझ आना का मतलब ये हुआ कि आप सच में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अक्रॉस द सिचुएशंस। सेम कॉन्सेप्ट पे आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर सकते हो। बट केवल आपने कंप्लीट करा होता है, केवल आपने पढ़ा होता है, तो आपको लगता है कि आपको आता है, बट जैसे ही सिचुएशन चेंज करते नहीं आता। एक कॉमन चीज होती है कि बुक खोलो तो लगता है कि सब आता है एंड जैसे ही बुक क्लोज तो लगता है कि कुछ नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसको बोलते हैं रिकग्निशन इल्यूजन। तो ये इल्यूजन इस तरह से होता है बच्चों में, या किसी के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी चीज से फेमिलियर होते हो तो आपको लगता है कि ये तो आता है मुझे। तो जब भी आप बुक खोलते हो तो आपको सब पढ़ा पढ़ा सा लगता है, तो आपको लगता है सब मुझे आता है। बट उसे आप रिकॉल कर सकते हो कि नहीं ये एक्चुअल में आना है। तो बात है कि जैसे बुक बंद होती है सारी बातें वैनिश हो जाती है ब्रेन से। कितनी बार तो कोलैप्स हो, कुछ याद ही नहीं आता। ठीक है, बट जब बुक खोलोगे सब आपको याद आ जाएगा, क्योंकि कभी तो आपने पढ़ा है। तो अगर आपने कभी पढ़ा है तो देख के लगता है कि फेमिलियर है, बट एक्चुअल में वो आया तब होगा जब आप रिकॉल मेथड से उसकी प्रैक्टिस करोगे। दैट मीन्स जब भी पढ़ो आप रिकॉल करो कि आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। रिकॉल का मतलब ये हुआ कि आपने पढ़ाई करी, कुछ पढ़ा, उस पर कुछ क्वेश्चंस करे, कुछ सीखा, उस पर क्वेश्चंस करे। 2 दिन के बाद सिमिलर क्वेश्चंस करने की कोशिश करो इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो थियरी वाला पार्ट है उसको भी, जैसे मान लो फिजिक्स में कोई डेरिवेशन है तो उस डेरिवेशन को इंडिपेंडेंटली एक दिन बाद दोबारा करने की कोशिश करो बिना बुक को देखे, वो ब्रेन कर पा रहा है कि नहीं। तो ब्रेन रिकॉल करने पे प्रैक्टिस करनी है उसको, क्यों बार बार उसको बिना बुक की हेल्प से करना। हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे का मतलब वो हम बस फेमिलियर है, हमें आता नहीं। तो जब जो चीजें आप रिकॉल कर पाते हैं वही आपके ब्रेन में ऑर्गेनाइज हुई हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, तो सर क्या री रीडिंग गलत होता है? नहीं, री रीडिंग गलत नहीं होता, बट री रीडिंग जनरली ना पैसिव रीडिंग होती है, तो वो इनकम्प्लीट होता है। उसको कंप्लीट करने के लिए जैसे मैंने बात करी अभी ना कि रिकॉल मेथड से जो कुछ भी करो उसको आप रिकॉल मेथड से करो। जैसे जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो उसके आपने कोई नोट्स बनाए हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि 1 पेज नोट्स के फॉर्म में आप कंपाइल कर सकते हो। और उसके बाद जब भी वो चैप्टर रिवाइज करो उसके बाद से उस शीट में जो भी चीजें आपने लिखी है उसको रिकॉल करके लिखने की कोशिश करो। एक शीट में आपने नोट्स कंपाइल करे, उसको मल्टीपल टाइम जब रिवाइज कर लोगे तो लार्जली ब्रेन में वो चीजें होनी चाहिए आपकी। टेक अ ब्लैंक शीट, ट्राई टू रिकॉल कि क्या क्या था उस शीट में, वो सब लिखने की कोशिश करो। हो सकता है पहली बार में वो 30-40% पार्ट आप लिखो, फिर देखो आप कौन सी चीजें उसमें मिस हुई जो आप लिख नहीं पाए। उसको देखने के बाद से नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करोगे मे बी यू विल रीच 50%, नेक्स्ट टाइम 60-70। ऐसे रिकॉल करके अगर पूरी शीट आपने दोबारा से लिख दी, इसका मतलब सारा कुछ आपके दिमाग में आ गया, ऑर्गेनाइज फॉर्म। सर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पूरे दिन पढ़ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है,
कभी वो लेट नाइट स्टडीज़ कर रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग वो जाग के पढ़ रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू कोचिंग एंड ट्यूशंस एंड एवरीथिंग, लेकिन तब भी उनकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही। तो ऐसा पेरेंट्स को लगता है कि वो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हाँ, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि सच में बच्चे की लाइफ को अगर आप देखो, मॉर्निंग में स्कूल होता है 7:30 7:40 का स्कूल होता है। वो 6:45 7 ओ क्लॉक उस स्कूल बस के लिए बच्चा निकल जाता है। मान लो 6:45 किसी को निकलना है तो मॉर्निंग में वो 5:45 6 ओ क्लॉक तो कम से कम उठना होगा उसे। तो 6 ओ क्लॉक से उसके बाद वो स्कूल गया, स्कूल के बाद आया, जल्दी से कुछ खाया उसने, फिर उसके बाद से कोचिंग ट्यूशन जो भी चीज़ें होती हैं। फिर इवनिंग में वो 7:30 अराउंड कोचिंग से आता है, 8 ओ क्लॉक घर पहुँचता है। अब सोचो मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक से रात को 8 ओ क्लॉक, 14 आवर्स के बाद वो होश संभालता है। पूरे दिन सब कुछ हो रहा था पढ़ाई के नाम पे, और 8 ओ क्लॉक के बाद ऑब्वियसली वो डिनर करेगा। उसके बाद से उसके पास टाइम होता ही कितना है खुद पढ़ने का। और जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, मतलब आपने कोचिंग में, स्कूल में किसी ने बताया उसे कोई कंटेंट, बट जब तक वो उसे नहीं पढ़ेगा, वो उसे एनालाइज नहीं करेगा, वो उसे कंपाइल नहीं करेगा, तो ऐसे में हमेशा उसे लगेगा कि वो फेमिलियर रहेगा। स्कूल में वो उसने टर्म्स सुने हैं, कोचिंग में भी वो टर्म्स सुने हैं, बट जब तक वो पढ़ाई नहीं करेगा तब तक रिकॉल नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि जब तक वो कंपाइलेशन ब्रेन में कभी हो ही नहीं रहा। हमेशा इंफॉर्मेशन सामने से जा रहा है, हमेशा ग्लिम्पसेस इंफॉर्मेशन के सामने जा रहे हैं, तो उसे हमेशा तो फेमिलियर रहेगा चीजों से। तो ये बुक्स देखेगा, उसे लगता है अच्छा ये सब आता है, बट वो कभी भी कंपाइल करने, ऑर्गेनाइज करने का टाइम नहीं है उसके पास। तो ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से अगर वो करे, क्योंकि जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे तो कोचिंग और स्कूल से केवल कुछ नहीं हो पाएगा, और वो टाइम ऑर्गेनाइज करना ये बहुत जरूरी है। तो इसमें वही पेरेंट्स को लगता है कि वो कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, बट उससे ब्रेन में चीजें ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है। ब्रेन में जब तक चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, बच्चा रिकॉल नहीं कर पाएगा और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये तो स्ट्रक्चरल इशू है, तो वो मतलब पूरा स्पेस देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी को। सेल्फ सर, कॉन्फिडेंस हमारे ब्रेन में कैसे डेवलप होता है, इसके पीछे का साइंस आप हमें समझाइए। ओके, तो कॉन्फिडेंस ब्रेन में जो भी डेवलप होता है, वो सबसे पहले जो डेटा अवेलेबल है उसके पास, उससे कॉन्फिडेंस आता है। मतलब कोई चीज किसी बच्चे ने पढ़ी है, उसको सीखी है, और उसके कुछ भी ट्विस्ट उसमें करो और उसको आंसर कर पा रहा है, तो वो उसके पास एक डेटा सेट होता है कि इस टॉपिक पे जो भी बातें, जो भी सवाल मुझसे पूछे गए या फिर जो भी सवाल मैंने करे, वो सारा मैं आंसर कर पा रहा था। इसका मतलब हर एंगल से इस चीज को मैं समझता हूँ। तो वो डेटा सेट उसके ब्रेन में होता है, और जिससे उसे वो कॉन्फिडेंस आता है। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रेन में चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं जब आप रात को सोते हैं। मतलब पूरे दिन आप जो भी पढ़ाई करते हो, जब आप रात को सोते हो तो वो सारा डेटा रात को ऑर्गेनाइज होता है ब्रेन में। तो उसके लिए एक अच्छी साउंड स्लीप जरूरी है ब्रेन में चीजों को ऑर्गेनाइज होने के लिए। बच्चे जनरली जब भी, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था इतना स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, तो बच्चे सोने से टाइम कम करने लगते हैं। और अगर सोने से टाइम कम करेंगे तो ब्रेन में चीजें ऑर्गेनाइज होने का जो टाइम था वो तो हमने दिया ही नहीं, तो फिर ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो उतना पढ़ाई को टाइम देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर चीजें ऑर्गेनाइज नहीं हुई ब्रेन। इसकी वजह से ज्यादातर मिस्टेक्स होती हैं बच्चों के, जिसको सो कॉल्ड सिली मिस्टेक बोलते हैं बच्चे। बट वो इसलिए होती हैं कि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, क्योंकि ब्रेन को आपने स्पेस नहीं दिया है। न्यूरॉन्स में सारा डेटा स्टोर होता है ब्रेन में, और न्यूरॉन्स को ट्रेन करा जा सकता है किसी भी रिपीट एक्टिविटी से। तो जो रिकॉल मेथड की मैं बात कर रहा था, अगर बच्चा बार बार रिकॉल करके चीजें करता है तो ब्रेन उसको उस डेटा को मल्टीपल टाइम जब स्टोरिंग हो रही है, रिपीटेशन जब हो रहा है, तो उससे वो क्लैरिटी आती है, वो प्रोमिनेंट बनता है ब्रेन के अंदर। अदरवाइज ब्रेन हमेशा प्रेफर करता है पैसिव रीडिंग, क्योंकि पैसिव रीडिंग में एनर्जी ज्यादा नहीं लगती है और ब्रेन हमेशा एनर्जी सेव करता है। तो आपको थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर खुद को डालना होगा कि मुझे रिकॉल करना है, बार बार रिकॉल करना है। शुरू में रिकॉल करना मुश्किल होता है, बट एक बार जब आप करते हो तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर चीजें ब्रेन रिकॉल करने लगता है। देखो, जैसे बॉडी ट्रेनेबल है वैसे ही ब्रेन ट्रेनेबल है। जैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज करके बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं, वैसे ही ब्रेन में न्यूरॉन्स को ट्रेन कर सकते हैं। और वो जैसे फिजिकल एक्टिविटी रिपीट करने से बॉडी ट्रेन होती है उन एक्टिविटीज के लिए, वैसे ही ब्रेन को ट्रेन करा जा सकता है पढ़ाई वाले पार्ट के लिए, और उससे कॉन्फिडेंस आएगा, रिपीटेशन से आएगा। सब बच्चे एक चैप्टर को लगातार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, लेकिन जब तक उनको लगता है कि प्रॉपर्ली वो कवर हो गया एरिया, तब तक वो उसे पढ़ते हैं, लेकिन वंस इट्स डन तो वो उसको 2 महीने तक नहीं देखेंगे। तो इस चीज़ का क्या इफेक्ट होता है? वही, सबसे पहले कोई भी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, चाहे कितने भी क्वेश्चंस कर लिए, बट अगर बार बार उसको रिवाइज नहीं करोगे
तो कितनी बार रिटेंशन कोलैप्स हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता उस चैप्टर का, अगर 2-3 महीने हो गए उसको देखे हुए। तो आइडिया इज कि पहली बार जब भी आप पढ़ते हो तो उसको उसके शॉर्ट नोट्स कंपाइल कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली उतना टाइम इन्वेस्ट करना अगेन वो तो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो बात अगर शॉर्ट नोट्स कंपाइल कर लोगे तो उसको पूरे से, अगर एक चैप्टर की बात करो तो पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो हाफ एन आवर में। और उस शीट को अगर मल्टीपल रिवीजन करोगे तो एक टाइम आएगा जब आप 5 मिनट्स में रिवाइज कर पाओगे। 5 मिनट्स का मल्टीपल रिवीजन पॉसिबल है, एवरी वीक 5 मिनट्स दे सकते हो उस चैप्टर को। मान लो अगर 11-12 के सिलेबस की बात करूं, मैं अगर जेई और नीट के सिलेबस की बात करूं, तो अराउंड 70-80-100 चैप्टर्स का सिलेबस। तो मान लो अगर 70-80-100 चैप्टर्स हैं, मान लो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं, मान लो 80 चैप्टर्स की बात कर लो आप, ठीक है। 5 मिनट्स ईच चैप्टर पे अगर आपको देना होगा तो 400 मिनट्स चाहिए आप। 400 मिनट्स का मतलब होता है 6 to 7 आवर्स। तो 6 to 7 आवर्स का टाइम आपको चाहिए एंटायर सिलेबस जेई और कवर नीट का करने के लिए। रिवाइज करने के लिए, जो कि एक दिन में करा जा सकता है। तो अगर आपने उस तरह से पहली बार शॉर्ट नोट्स कंपाइल करे और मल्टीपल रिवीजन करा, तो वो सारा कुछ ब्रेन में मल्टीपल रिवीजन के थ्रू आप रख सकते हो। अदरवाइज कितनी भी मेहनत कर लो, कितना कुछ कर लो, बट नहीं, बहुत टाइम के लिए अगर आप नहीं देखोगे तो वो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। सर एक कंफ्यूजन और, कि बोर्ड्स में बच्चों के एग्जाम्स अच्छे जाते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पर उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ऐसा क्यों होता ओके, तो सबसे पहले मतलब ये तो मेजर कंफ्यूजन का टॉपिक है। इसमें आप देखो कि लार्जली बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम्स में 90%, 95% मार्क्स आते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिस्ट में ही नहीं होते। उसका सबसे मेन रीजन है कि दोनों एग्जाम्स, जो बोर्ड एग्जाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप सिलेबस की बात करो तो एग्जैक्टली सेम है। जो ज्यादातर पेरेंट्स को तो लगता है कि दोनों कुछ अलग अलग है, मार्केट ने भी उसको ऐसा करा हुआ है कि दोनों अलग अलग है, बट दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम। डिफरेंस इज कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अगर पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन देखो तो एक आइडिया होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आप देखोगे कि फिक्स नंबर ऑफ डेरिवेशन है, जो इन डेरिवेशन में से कुछ आएगा, तो कुछ एक आपको डेफिनेट आइडिया होता है कि इनमें से कुछ आएगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर लेते हैं खुद। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वहां पर आपने चीजों को समझा कैसा है वो टेस्ट करने के लिए सारा पेपर बना होता है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करो, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसीलिए हर साल पे बात हो रही है कि इस साल पेपर मुश्किल आया, पेपर मुश्किल आया। बेसिकली वो अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाले जो क्वेश्चन जो पहले केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम्स में भी इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं। है? क्योंकि आइडिया इज कि कोई चीज आपने समझा है कि नहीं, ये टेस्ट होना चाहिए एग्जामिनेशन में। तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस नए होते हैं। तो किसी नए सिचुएशन में अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे होंगे तभी आप नई सिचुएशन में काम कर पाओगे। अदरवाइज केवल सिमिलर क्वेश्चंस करके सेम क्वेश्चंस तो आने नहीं है। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों में सिंस वो क्लैरिटी नहीं होती, तो इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस कम होता है। बोर्ड एग्जाम्स में एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं, पिछले कितने सालों के क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसकी प्रैक्टिस करके एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस करे बोर्ड एग्जाम की। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों। सिलेबस दोनों में सेम है, बट क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग है। इसमें एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले जो क्वेश्चंस आए वो रिपीट होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेशन कम होता है, ना के बराबर होता है। अगर होगा भी तो डेटा में चेंज होगा, तो आप एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलना मुश्किल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा होता है, बस लैंग्वेज चेंज के साथ वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कितनी बार। सर जैसे बोर्ड्स वगैरह में 10 इयर्स वगैरह आती है, तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नहीं होती? नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी होती हैं, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखोगे तो रिपीट नहीं होती। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लास्ट 10 ईयर के कोई क्वेश्चन बैंक ले लो आप, जैसे मान लो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लो, एक ही क्वेश्चन पे लिखा रहेगा ये ईयर, तो 4 ईयर लिखे होंगे एक ही क्वेश्चन पे, यानी कि वो सेम क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है पिछले 10 सालों में। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे तो ऐसा रेयर मिलेगा आप। इसका मतलब हमेशा नए क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, बट नए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नए क्वेश्चंस का मतलब सिलेबस अलग नहीं आ रहा है, सेम सिलेबस आ रहा है। कॉन्सेप्ट्स नए नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट्स भी सेम आ रहे हैं, बट उन कॉन्सेप्ट्स पे सिचुएशंस अलग आ रही हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट्स आपने सच में समझे होंगे तो अलग अलग सिचुएशंस आंसर कर सकते हो। बट अगर सिमिलर क्वेश्चन आप सोचो कि हर क्वेश्चन जो आया है उसके सिमिलर मैंने ऑलरेडी करा हो, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट समझे होंगे सारे क्वेश्चंस कर सकते सर बच्चों को एग्जाम टाइम में पैनिक क्यों इतना आता है? एग्जाम से पहले कह लो या फ्यू वीक्स बैक और जस्ट बिफोर एग्जाम इतना पैनिक क्रिएट क्यों होता है? भाई जो बात करी हमने स्टार्टिंग से ही कि हम सिलेबस वाला पार्ट कर लेते हैं, चैप्टर्स कर लेते हैं, नोट्स ले लिए, सब कुछ कलेक्ट कर लिया हमने, सब कुछ पढ़ लिया हमने,
बट वो जनरली सुपरफिशियल जब होता है, जब आप अच्छे से नहीं समझते उसको, आपको नहीं लगता कि इंडिपेंडेंटली इसको किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कॉन्फिडेंस नहीं आता तो डर आता और पैनिक आता है। तो लास्ट, अच्छा, ये एक रिपीट होने वाला स्पाइरल है, मतलब हर साल आपको जब भी एग्जाम का टाइम आएगा ऐसा शुरू हो जाता है। बट बात ये है कि अगर पिछली बार ऐसा हुआ था तो अगली बार के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थी कि ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए। लेकिन जनरली चीजें फिर से हम वही रिपीट करते हैं और फिर से एग्जाम टाइम में हम उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो ये रिपीट स्पाइरल है, हमेशा देखने को मिलता है। सर जो टॉपर्स होते हैं यूजुअली दे लुक वेरी काम बाय लुक्स एंड नेचर ना, तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? ओके, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो मोर ऑर्गेनाइज्ड, सिंस सारे बच्चे ही हैं तो आइडियली तो नहीं बोल सकते, बट लार्जली जो टॉपर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज होने का मतलब है कि जब क्लास शुरू होती है, जब सेशन स्टार्ट होता है, तब से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ज्यादातर बच्चे लेट से शुरू करते हैं, जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तब लगता है कि अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट मोमेंट अगर कुछ भी आप करोगे गिवन टाइम में, जो काम आपको 6 मंथ्स में करना चाहिए था वो अगर 15 डेज में करने जाओगे तो पैनिक तो आ जाएगा, क्योंकि अगेन वो सुपरफिशियल पढ़ाई करोगे, आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे और ऐसे में आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जो भी टॉपर्स हैं वो इसलिए हैं कि उन्होंने पढ़ाई में एडिक्वेट टाइम से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में वो काम होते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब तक उन्होंने कंटेंट कर लिया होता है, और उसके बाद वो आगे की मॉक प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर्स और ये सारा काम कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद उन्हें आइडिया होता है पेपर कैसा होता है, वो सब प्रैक्टिस उन्होंने कर ली, तो मोर काम दिखते हैं। ओके सर, अगर प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो भी प्रॉब्लम फील होती है वो एग्जाम के टाइम में फील होती है। तो सबसे पहले एग्जाम अगर 15 दिन है, 20 दिन है, तो इसमें आप एक्सेप्शनली कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। आइडिया इज कि इतने टाइम में जो कुछ भी आपको आता है उसको रिफाइन करो, नया कंटेंट पढ़ने का ट्राई मत करो। लास्ट के कुछ डेज में जो पढ़ा है उसको रिफाइन करो, आप उस पर क्वेश्चंस करो, उसको रिकॉल करो। अब ये तो अभी है, अभी के फाइनल एग्जाम्स के। बट अगर पता चल गया कि प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट करो तो ऑर्गेनाइज स्टार्ट करो, ताकि अगले साल फिर इसी स्पाइरल में ना देखो, आप फिर से एग्जाम के 1 महीने पहले आप उसी सिचुएशन में ना हो कि अब कैसे होगा, फिर से ऐसा हो गया। तो बात है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। जब समझ आ जाए कि ये मिस्टेक्स हैं तो हाफ वे डन, पता चल गया कि अब ये मिस्टेक्स हैं। बट हाफ वे तब पूरा होगा, रिमेनिंग हाफ तब पूरा होगा जब आप उस पर काम करोगे। अभी एग्जाम्स का टाइम है, अभी बच्चे जो भी अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से जो रिफाइन कर सकते हैं वो गिवन टाइम में करें, और नेक्स्ट सेशन अच्छे से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में मार्क कर ले कि पूरे ईयर कैसे पढ़ाई करनी। कभी भी उन्हें पढ़ाई में पीछे नहीं रहना है। पीछे नहीं रहने का मेरा मतलब है जो भी उस क्लासेस में पढ़ रहे हो, जो भी कंटेंट चल रहा है, इन पैरेलल उनको वो पूरा करना है, ताकि लास्ट मोमेंट फिर से बहुत सारा कुछ जमा ना हो जाए और वो बैगेज फिर इतना हैवी हो जाता है कि फिर वो चलना मुश्किल हो जाता है आगे, तो और भी उस प्रेशर में और कुछ नहीं कर पाते। तो प्रेशर बिल्ड ना हो उसके लिए राइट टाइम पे स्टार्ट जरूरी। सर जब एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं, लाइक 2 वीक्स रह गए हैं, कुछ दिन रह गए एग्जाम्स को स्टार्ट होने में, तो ऐसे टाइम में पेरेंट्स का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? प्राइमरीली इस टाइम पे जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि लार्जली बच्चों के साथ ये होता है कि पैनिक मोड में आ जाते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, कैसे प्रिपेयर हो गया सारा कुछ। तो पेरेंट्स कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे वो पैनिक बढ़े। सबसे पहले जो भी सिचुएशन है एक्सेप्ट इट, और उसको क्या रिफाइन कर सकते हैं गिवन टाइम में, उसमें बच्चों की जर्नी का पार्ट बने, उसको समझे। बट आपको एज पेरेंट इंश्योर करना है कि जो भी सिचुएशन अभी आई है वो नेक्स्ट ईयर ना आए। अभी के एग्जाम्स होने दें, और एग्जाम्स होने के बाद से अगले साल की पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड शुरू हो। बट होता क्या है ना कि हमारी फैमिलीज में जनरली एक पैनिक सिचुएशन बनती है, उसमें कुछ हम भी कुछ बोल के पैनिक बढ़ा देते हैं वहां पे, फिर एग्जाम बीत जाते हैं, फिर हम सब भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स बाद फिर से होश आता है जब अगले एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तो फिर से वही सिचुएशन में होते हैं हम। तो बात है कि बच्चे तो बच्चे हैं, आप ये एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़े समझदार हैं, तो आप ना भूलें। बच्चे तो भूल जाते हैं इमिडिएटली, आप ना भूलें, उन्हें ना भूलने दें, उन्हें याद दिलाएं कि कैसी सिचुएशन में हम थे, कैसी सिचुएशन से हम निकल के आए हैं, तो आगे ठीक रहे इसके लिए जो नेक्स्ट सेशन है उसको अर्ली स्टार्ट करें। जैसे एग्जाम्स खत्म हो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट करें। सी, कोई बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसने कभी पढ़ाई को टाइम दिया है? अगर आपने नहीं दिया और आप चाहते हैं कि आप भी अच्छा करें तो आपको ज्यादा देना होगा। बिना टाइम दिए पढ़ाई कैसे होगी? अब इसके तो रैंडम वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लोग देखते रहते हैं, बट वो सॉल्यूशन है ही नहीं। वो कंटेंट इसीलिए बना हुआ है ताकि आप लोग देखें और अपना टाइम और ज्यादा वेस्ट करें। हाँ, वो टाइम आपको देना ही होगा।
कभी भी नेचर इतना अनजस्ट नहीं हो सकता कि आपको बिना पढ़े कुछ हो रहा हो, बिना पढ़े ही सब कुछ आ जा रहा हो और किसी को पढ़ने की जरूरत पड़ता, ऐसा नहीं है। बात यह है कि कभी किसी ने टाइम दिया है तो अच्छा कर रहा है, आपको भी अच्छा करना है तो टाइम देना होगा। कैसे देंगे वो स्ट्रक्चर आपको डिसाइड कर। तो सर आपका फाइनल मैसेज क्या हो? फाइनल मैसेज बच्चों को, तो जो गिवन टाइम है उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाओ। सारे चैप्टर्स जो आपने करे हैं, सब्जेक्ट वाइज जो भी चैप्टर्स आपने करे हैं, एक लिस्ट बनाओ। सबसे अच्छे से कौन सा चैप्टर आता है, उससे कम उससे कम, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद से जो चैप्टर्स आपको आते हैं उसको रिफाइन करो। जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता उसको लास्ट के लिए रखो। जनरली 2 अप्रोच होती हैं, बट इतने कम टाइम में पहला वाला अप्रोच ज्यादा अच्छा होता है कि वो चैप्टर्स पहले करो जो आपको आता है, जिससे आप फेमिलियर हो। क्योंकि उसको रिफाइन करना, रिकॉल करना ईजी है कंपेयर टू एक नया चैप्टर पढ़ना। फेमिलियर होना, रिकॉल करना, तो क्योंकि सिलेबस में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं। वेटेज का भी देख सकते हो कि इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, बट जनरली चैप्टर्स जिस ऑर्डर में होते हैं उस ऑर्डर में आप उसको कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए है कि जो गिवन टाइम है उसमें ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन अगर है तो और पैनिक ना बढ़ाएं किसी अपने ऐसे एक्ट से। बट आप पेरेंट्स हैं तो आपको बस इंश्योर करना है कि नेक्स्ट ईयर फिर ये सिचुएशन नहीं है, और ज्यादा अच्छा होगा कि आपके बच्चे के साथ फिर ये सिचुएशन कभी नहीं आए। उसके जर्नी का पार्ट बने, जो मिस्टेक्स हुई है बच्चा भी एक्नॉलेज करेगा, आप भी करें, बट आगे से ऐसा ना हो। तो अगर कलेक्टिवली अगर काम करेंगे तो इस पैनिक से तो निकल ही जाएंगे, आगे कभी ये सिचुएशन नहीं आएगी। अगर आज की बात आपको रिलेटेबल लगी और आपने फील किया कि आपके घर में भी या फिर आपके किसी नोन के घर में ऐसी एक कंडीशन चल रही है, एक साइलेंट एंजाइटी चल रही है, तो सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और ये सब केवल सुनने के लिए मत सुनिए। सुनने में चीजें अच्छी लगती हैं, बट उससे फर्क तब आएगा, वो डिफरेंस तब दिखेगा जब चीजों को आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो करंट सिचुएशन असेसमेंट कीजिए कि एग्जैक्टली अभी प्रिपरेशन कैसी है, कितना टाइम बचा है, क्या चीजें हैं करने को, और उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स लीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। अगर कोई इश्यू आता है तो आप इसके लिए हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर।